कीजिए। डेली की एक रूटीन, एक शेड्यूल जो है वो अपना मैनेज कीजिए और डेली सारा दिन आपने क्या काम करने हैं, कितनी रफ्तार से करने हैं, कब करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, इन सब चीजों की प्लानिंग्स जो है वो सुबह सुबह मॉर्निंग में हो जानी चाहिए। खवातीन के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि घर में आज पकना क्या है, खाना पकाना क्या है, तो वो अपनी खाने पकाने की प्लानिंग्स में जो है वो बिजी होती हैं कि आज हमने लेटेस्ट क्या बनाना है, आज की डिश कितनी अच्छी होनी चाहिए और आज जो है वो हम क्या बना के जो है वो अपने हस्बैंड को भी और अपने घर वालों को भी खिलाएं कि सब लोग जो है वो खुश हो जाएं। बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन एक्टिविटी ये होती है कि सुबह सुबह उन्होंने ये देखना होता है कि जनाब उनके लिए कौन सी ऐसी मूवी, कार्टून या खाने की कौन सी ऐसी चीज जो है वो किचन में पड़ी है जिसको जल्दी से जाकर जो है वो फौरी तौर पे क्लिक कर सकते हैं, खा सकते हैं। और इसके अलावा जो बड़े होते हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है, अपने ऑफिस की तरफ जो है वो लोग जा रहे होते हैं, वो सुबह सुबह जो है वो कोई 8 बजे कोई 9 बजे जो है वो इस सिचुएशन में जो है वो निकल आते हैं। कुछ लोग इस वक्त ऑन द वे भी होते हैं और कुछ लोग जो है अक्सर औकात मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हम जो है वो ऑनलाइन आपका प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं अपने मोबाइल पे। तो जनाब आप जहां कहीं भी हैं, आप टीवी टुडे जब ट्यून करेंगे तो गुड मॉर्निंग टुडे विद डॉक्टर नबीहा अली खान 9 बजे से 11 बजे तक लाइव आप ये शो मेरे साथ जो है वो देख सकते हैं और साथ ही इस प्रोग्राम से बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है और डेली के हम आपको अपडेट्स भी करते हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है हम आपको ये भी बताते हैं। तो हमारी आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारी सुबह का आगाज होता है और आप देखिए कि बहुत कम इस तरह की क्रिएटिविटी होती है कि जहां से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सुबह सुबह का आगाज हो रहा हो, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जितनी साइंस ने तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजीज में जितनी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं, वो बहुत बेस्ट ऑफ दी बेस्ट इस वक्त जो है वो जा रही है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है कि इतनी खूबसूरत तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजीज में जो है वो लेटेस्ट बहुत सी चीजें आ गई हैं। लेकिन बात तो ये है कि हम तो आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर जो है वो प्रोग्राम शुरू किया जाता है और उसके बाद जो है वो फिर गो थ्रू अल्लाह के नाम से जो है वो इब्तिदा करने के बाद हम बढ़ जाते हैं अपनी दुनियावी जो भी मामलात और जो भी चीजें होती हैं। तो जनाब सबसे पहले जो है वो टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो चलते हैं ताकि आज देखते हैं कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट क्या है। गाड़ियां तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन बहुत सी ऐसी लेटेस्ट कार्स जो हैं वो आने वाले टाइम में आ रही हैं। जी हाँ, जैसे कि 2021, 22, 23 और 24 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ईयर्स हैं जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सी पेशरफ जो है वो सामने आई है। इसमें एप्पल की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी 2024 में मुतारिफ कराने का ऐलान सामने आ गया है। एप्पल की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस खुद कार ड्राइविंग वाली गाड़ी की तैयारी के मंसूबे में तेजी से पेशरफ्त हो रही है। एप्पल की खुद कार ड्राइविंग की तैयारी के खुफिया मंसूबे या प्रोजेक्ट जो है वो टाइटन के हवाले से कई बरसों से रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, मगर अब हमें पता ये चला है कि कुछ ज्यादा ठोस तफसीलात फराहम ये की गई है कि जिसके मुताबिक एप्पल की जानिब से ये बात और ये हतमी फैसला कर लिया गया है कि 2024 तक अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्रोडक्शन शुरू की जा सकती है। इस गाड़ी का जो आप कह लें कि इसकी बैटरी होगी, इसमें इनकलाबी मोनोसेल डिजाइन मौजूद होगा और इस बैटरी की बदौलत कंपनी को पावर सेल में ज्यादा मुख्तलिफ मटेरियल ऐड करने का मौका भी मिल जाएगा जो एक चार्ज पर ज्यादा फासले की सहूलत फराहम कर सकेगी। एप्पल की जानिब से लिथियम आयरन फॉस्फेट FLFP जो है वो बैटरी केमिस्ट्री के साथ जो है वो इसमें नष्ट करने के इम्कानात मौजूद हैं। ये एक ऐसी बैटरी होती है कि जिससे जब चार्ज कर दिया जाए तो ये काफी हद तक लंबा सफर जो है वो तय कर सकती है। लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी से बनी ये बैटरी है जिसको LFP पावर सेल्स और दीगर के मुकाबले में ज्यादा ये गर्म नहीं होती है, हीटेड नहीं होती है, बहुत जल्दी खराब नहीं होती है, तो इनके लिए जो है वो कोबाल्ट की जरूरत नहीं होती है। और एप्पल की बैटरी टेक्नोलॉजी के हवाले से बताया ये भी जा रहा है कि ये बिल्कुल नई होगी, यानी कि अभी तक इससे पहले दुनिया में इस तरह की बैटरी की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। ये पहला तजर्बा होगा एप्पल की तरफ से कि जिसमें 2024 में एप्पल की तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। अब आप सड़कों पर जो है वो पेट्रोल वाली, डीजल वाली गाड़ियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और 2024 तक जो है वो इस पे काम कंप्लीट कर लिया जाएगा एप्पल की तरफ से। लेट्स सी कि ये गाड़ियां जो है वो किस हद तक जबरदस्त साबित होती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, इनका कलर, इनकी थीम बहुत खूबसूरत है और देखने वालों को जो है वो बहुत अट्रैक्ट भी करती है।
है। तो ये तो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बड़ी मजेदार सी खबर जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं। तो अभी क्योंकि आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फौरन बाद जो है वो हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी पर। तो लेट्स वॉच टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग स्टोरी आज इंटरेस्टिंग ही है और जबरदस्त है, कुछ डिफरेंट है। और डिफरेंट इस तरह से है कि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर उसको जो है वो पब्लिसिटी के लिए मुख्तलिफ स्टंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। पब्लिसिटी स्टंट्स जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस आगे जाके आपको कितना प्रोटेक्शन देगा या आपका बिजनेस आप आगे कितना फैला सकते हैं। वाशिंगटन से जनाब फूड चेन एक यूट्यूबर ने खोली और उन्होंने क्या किया कि अपनी फूड चेन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उन्होंने लोगों में डॉलर्स और इनामात तकसीम करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जो मेरी फूड चेन पर आएगा उसको जो है वो एप्पल फोन दिया जाएगा, उसको बेतहाशा डॉलर्स दिए जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि जब ऐसी फूड चेन हो जहां पर आपको पैसे लगा के इतनी महंगी अशिया जो है वो खुद से मिल रही हो, तो कौन वहां जाना पसंद नहीं करेगा और कौन ऐसा बंदा होगा कि जो ये कहेगा कि मैं यहाँ से जो है वो एप्पल फोन नहीं लेता और मैं जो है यहाँ से डॉलर्स जो है वो नहीं लूंगा। एक रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हुआ और दिलचस्प इस वजह से रहा कि इसमें जो फास्ट फूड बिजनेस के आगाज में ऑर्डर के लिए आने वाले ग्राहकों में नकद रकम भी तकसीम की गई, इनामात भी तकसीम किए गए और वीडियो में भी आप जो है वो देख सकते हैं कि जो ग्राहक अपनी फास्ट फूड की चेन के तारुफ के साथ जो है वो डॉलर भी उनके अंदर जो तकसीम हो रहे हैं। तो इसके अलावा कई गायकों को जो है वो आईपैड और आईफोन भी तकसीम किए गए। जिमी ने अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन वीडियो में कहा है कि मैंने दुनिया का एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जहां खाने के पैसे देना नहीं पड़ते, बल्कि खाना भी खाइए और साथ में इनामात भी ले जाइए और साथ में एप्पल फोन आईपैड भी ले जाए। वाह वाह क्या बात है जिमी, आपने तो जो है वो और इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया है कि 2 करोड़ 30 लाख सारिफीन जो है वो इस वीडियो को देख चुके हैं और इस आइडिया पर मुख्तलिफ तबसरे भी किए जा रहे हैं। ये होते हैं डिफरेंट आइडियाज जिन पर बंदा काम करता है और वो क्लिक हो जाते हैं, ऑन एंड ऑन हो जाते हैं। हम जो है वो क्या करते हैं कि हम अपने आइडिया को लेकर जो है वो सोच विचार में पड़ जाते हैं, लेकिन कभी भी आप कोई भी आइडिया सोचते हैं उसको फौरन इंप्लीमेंट कर दीजिए, उसका रिजल्ट आपको जो है वो बड़ा ही बेहतरीन और कमाल आएगा। तो ये तो थी जनाब इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमने आपको वाशिंगटन से बताई कि वहां पर जिमी ने जो है वो अपना रेस्टोरेंट खोला और रेस्टोरेंट भी इतना अनोखा रेस्टोरेंट कि जिसमें लोग जो है वो खाने के पैसे ही नहीं देंगे बल्कि खुद अपने जो है वो खाना भी खाएंगे और डॉलर्स भी लेके जाएंगे और साथ में एप्पल फोन और आईपैड भी लेके जाएंगे। कमाल हो गया जनाब। ये तो एक ऐसी इंटरेस्टिंग अजीबो गरीब बात होगी कि जो आज से पहले जो है वो बहुत कम क्या बिल्कुल सुनने में ही नहीं आई कि कोई रेस्टोरेंट में आएगा और खुद ही जो है वो इनामात लेता चला जाएगा। ये तो थी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हमने हेल्थ के हवाले से बात करनी है। हेल्थ आपकी भी मेरी भी हम सबकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। हेल्थ जिसकी भी अच्छी हो और वो अपने आप को जो है वो कंफर्टेबल फील कर रहा हो, तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अपनी डाइट को बहुत बेहतर रखना पड़ता है, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, वॉक करनी पड़ती है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना पड़ता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए जो है वो फॉलो करना होता है कि उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से जो है उन्होंने अपनी डाइट प्लान को सेट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं आज कुछ अहम टिप्स की तरफ जो है टुडे हेल्थ में। वजन कम करना बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का और सब लोग इस चीज को जो है वो बहुत ज्यादा फील करते हैं कि जब आपका वजन ज्यादा हो जाता है तो आप अच्छे नहीं लगते, आपकी पर्सनालिटी जो है वो कुछ ऐसी ऐसी हो जाती है। तो आप अपनी आप से जो है वो मजे का फील नहीं कर रहे होते हैं, आपको अपने आप से जो है वो अपनी पर्सनालिटी से जो है वो मोहब्बत नहीं हो रही होती है, बल्कि आप अपने अंदर जो है वो नुक्स निकाल रहे होते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे इतना स्मार्ट होना चाहिए। हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि मोटापा बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि हम बिला वजह बेतुका और टाइम टू टाइम इस्तेमाल नहीं करते, खाना नहीं खाते। लेकिन एक हमारे पास देसी चीज ऐसी है कि जिससे आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। वो क्या है जनाब? जीरा।
जीरा जो है वो हर घर में मौजूद होता है, और जीरा एक ऐसी चीज है कि अगर आप वो खानों में डालें तो उसका जायका, या चावल में डालें तो वो आपको टेस्ट जो है वो उसका डिफरेंट लगता है। जब जुबान पे आपके जो है वो कोई भी जीरा आ जाए, कुछ लोग तो बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, लेकिन जीरे का पाउडर जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और वजन कम करने के लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से मोटापे को मुतअद्दिद बीमारियों की जड़ भी करार दिया जाता है। जो लोग स्मार्ट होते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, वॉक करते हैं, खाना अच्छा खाते हैं, डाइट प्लान उनका अच्छा होता है, वो तो बीमारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन जो मोटापे की तरफ जा रहे होते हैं उनसे सही तरीके से चला भी नहीं जाता, उनका जो है वो खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। जीरा एक ऐसी चीज है जिससे आप खाने को डाइजेस्ट कर सकते हैं, खाने को अच्छे तरीके से हजम कर सकते हैं। तो वजन में कमी लाने के लिए वर्जिश से एक अच्छा और मस्बत ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है। लेकिन मसरूफ जिंदगी में रोजाना की बुनियाद पे 1 से 1.5 घंटा निकालना आसान और मुमकिन बात है भी नहीं हर किसी के लिए। तो वजन में कमी लाने के लिए कुदरत ने बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो हमारे पास लेकर आए हैं, हमें दी हैं, कि जिससे हम अपना वजन कम कर सकते हैं और चर्बी को आसानी पिघलाया जा सकता है। तो चर्बी पिघलाने वजन में कमी के लिए जीरा फायदेमंद है। आपने क्या करना है कि जीरा पाउडर ग़िज़ा में जो है वो शामिल कर लिया जाए। आप जीरा पाउडर को जो है वो डेली इस्तेमाल करें मुख्तलिफ तरीकों से, वजन आपका बहुत तेजी से जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मोटापे का शिकार 88% तो खवातीन होती हैं। जाहिर है कि वो घर पर रहती हैं, वॉक नहीं करती हैं, खाना शाना खाया और साथ ही जो है वो बैठ गए, बैठ कर जो है वो टांगे जो है वो आपकी और जो चर्बी चढ़ जाती है और फिर जो है वो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो वजन में कमी लाने के लिए जीरे का इस्तेमाल किया कैसे जाए, अब जरा इस पे आ जाते हैं। एक तो आप सालन में जीरा डाल के जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे, आप नीम गर्म पानी में घोल कर भी इसको पी सकते हैं। निहार मुंह 3 ग्राम जीरा पाउडर नीम गर्म पानी में चंद कतरे शहद के साथ मिलाकर पीने से पेट की चर्बी जो है वो तेजी से पिघलती है। ये भी जो है वो रिसर्च से साबित हुआ है। पूरी दुनिया में माहिरीन जो है वो इन चीजों पर रिसर्च करते हैं और इनसे बहुत सी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, जिनको हर्बल मेडिसिन कहा जाता है, जिनके इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत सी और ऐसी चीजें हैं, दही में मिला के भी जीरा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी चर्बी की रफ्तार को जो है वो कम करता है। फिर जो है पिसा हुआ जीरा जो है वो रोजाना ऐसे चम्मच के साथ भी, पानी के साथ भी निकला जा सकता है। तो ये वो है जिससे आपको बढ़े हुए पेट और चर्बी से छुटकारा मिल सकता है। तो बराए मेहरबानी जो लोग मोटे हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, स्लिम एंड स्मार्ट नजर आना चाहते हैं, तो वो क्या करें कि वो जीरे का इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी और शहद में मिला के जीरा, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, वो आप जो है वो ले सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये एक ऐसी रेमेडी है, एक ऐसी चीज है जो आपके घर में, आपके किचन में जो है वो मौजूद होती है। लेकिन जीरे को आप वैसे ज्यादा नहीं खा सकते, अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में ले लें तो ये ज्यादा आपको जो है वो इफेक्टिव होगा। तो जनाब ये तो थी कुछ वो जो है वो हमने हेल्थ के हवाले से जो है वो आपको बताया। हेल्थ के हवाले से जो है वो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आज आने वाले टाइम में और आगे आने वाले सालों में जीरे को मुख्तलिफ मेडिसिन में जो है इस्तेमाल भी किया जा रहा है और इसकी आगे रिसर्च भी जो है वो सामने आएंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इट इज आर टुडे स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं। जो स्पोर्ट्स लवर है उस हवाले से जो है उनको भी हम खबर दे देते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ट्रंगा पहुंच गई है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो बिल्कुल जी ऑन द स्पॉट पहुंच चुकी है। कौमी स्क्वाड बजरिया बस नेपियर जो है वो पहुंचा है और पाकिस्तानी शाहीन्स में शामिल टेस्ट क्रिकेटर्स भी वांगराय से बजरिया हैमिल्टन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी और न्यूजीलैंड के माबीन पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से माउंट मैंगोई में शुरू होगा और पाकिस्तानी शाहीन्स के T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी ट्रंगा से हैमिल्टन के लिए रवाना होंगे। तो क्रिकेटर्स जो है वो कुछ देर बाद हैमिल्टन में मौजूद पाकिस्तानी शाहीन के जो स्क्वाड्स हैं उनको ज्वाइन भी कर लेंगे और पाकिस्तानी शाहीन्स को अपना पहला T20 मैच 27 दिसंबर को नॉर्दर्न नाइट्स के खिलाफ हैमिल्टन में खेलना है, जिसमें मोहम्मद हफीज, अम्माद वसीम कौमी स्क्वाड से अलग हो गए हैं और दोनों खिलाड़ी T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, ये बता दूं, लेकिन अब नहीं है। अम्माद वसीम बिग बैश लीग खेलने आज ऑस्ट्रेलिया, जबकि मोहम्मद हफीज कल ऑकलैंड से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। तो ये थी जनाब कुछ हमारे जितने भी लवर्स हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उनके लिए कि अब से जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है T20 मैच का एक नया अंदाज, जो कि टेलीविजन स्क्रीन को भर देगा जो है वो रंगारंग छक्कों और चौकों से। और जो लोग घर में बैठे हैं, जिनके पास अभी फिलहाल करने के लिए कोई काम नहीं है, वो इससे लुत्फानंदोज भी होंगे और साथ ही साथ जो चौके छक्कों पर जो है वो अच्छी जो है वो एप्रिसिएशन भी जो है वो देंगे। तो चले जी, स्पोर्ट्स के हवाले से हम हमेशा से पाकिस्तान के साथ हैं
और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम कि आप जीत कर आइए, पाकिस्तान का नाम रोशन कीजिए और अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद अब देखना ये है कि मैदान में जब पाकिस्तानी टीम उतरती है तो फिर क्या कारकर्दगी जो है वो सामने आती है। इसी के साथ इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि हमारी इंटरनेशनल न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है, उस हवाले से जो है वो हम डिस्कशन भी करते हैं, बात भी करते हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज में जनाब क्या हो रहा है कि अभी तो कोरोना की वैक्सीन के हवाले से जो है वो कुछ खबरें हैं जो पिछले 2-3 प्रोग्राम से मैं आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ और आपको बताती आ रही हूँ कि कल सऊदी अरब के हवाले से भी हमने बात की थी, हमने जो है दुबई के हवाले से भी बात की थी। अब आज दुबई में शहरियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान सामने आ गया है और मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी दुबई में शहरियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगवाने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है और इस हवाले से लोगों में आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई है। मुकामी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर दुबई की सुप्रीम कमेटी बराए क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की मुफ्त मुहिम शुरू की जा रही है। दुबई में कुदरती आफात और हंगामी हालात से निपटने के लिए कमेटी ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस भी एक कुदरती आफत ही है और इसकी वैक्सीन लोगों को मुफ्त लगाई जाएगी। कमेटी की तरफ से ये मुहिम का आगाज जो है वो बुध 23 दिसंबर से किया जा रहा है और इस संबंध में रियासत में लोगों में आगाही मुहिम भी शुरू कर दी गई है। यानी कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट दुबई में फराहम करने का जो ऐलान सामने आया है उसकी प्रॉपर मुहिम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ख्याल रहे कि मंगल के रोज भी दुबई में मजीद 12 से 26 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। अब इसके बाद इस मौलिक वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,95,878 तक दुबई में जा पहुंची है, जबकि इस वायरस से 642 अफराद हलाक भी हो चुके हैं दुबई में। ये मैं दुबई की रिपोर्ट आपको जो है वो बता रही हूँ, इंटरनेशनल न्यूज है और दुबई में प्रॉपर तरीके से आम लोगों के लिए जो है वो कोरोना की वैक्सीन जो है इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है और जो लोगों को लगाई भी जा रही है। तो ये तो थी जनाब इंटरनेशनल न्यूज जो हमने आपके साथ शेयर की और आपको बताया कि कोरोना के हवाले से क्या अपडेट्स जो है वो हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास शोबिस भी है, मूवी भी है, ट्रेलर भी है, लेकिन ब्रेक भी है। जी हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपके साथ जो है वो मजीद कुछ और बातें भी शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे। आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे पास शोबिस के हवाले से भी कुछ अहम खबरें होती हैं, जहां हम आपको बताते हैं कि स्टार्स क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, कोविड की सिचुएशन में वो कहां कहां बिजी हैं। वहीं पे आज कुछ अहम खबर मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले तो जाहिर है कि कोविड की सिचुएशन है, ये सेकंड स्पेल ऑफ कोरोना जो है इससे पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है और इसमें लोग जो है वो एहतियात नहीं कर रहे। इन पाकिस्तान बहुत से लोग इस तरह के हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रख रहे हैं, जो अपने काम को जो है वो कंटिन्यू रखे हुए हैं, लेकिन मास्क वेयर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ रही हैं। कोरोना के बढ़ते हुए पेशेंट्स जो हैं उनमें हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो फनकार हैं, वो भी उससे इफेक्ट हो चुके हैं। अब मारूफ मजा निगार अनवर मकसूद का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया है और ये आप ये देखिए कि अब खुद को उन्होंने घर में जो है वो क्वारंटाइन कर लिया है और तफसीलात के मुताबिक अनवर मकसूद का टेस्ट चंद रोज पहले मस्बत आया। अब तबीयत बेहतर है, टेस्ट मस्बत आने पर अनवर मकसूद का घर ही पे इलाज जारी है। इसके साथ अगर कोरोना की ये नई बढ़ती हुई लहर जो है इससे फनकार फिर मुतासिर हुए, जिनमें सलमान अहमद के बाद इब्रारुल हक, जवाद अहमद भी वायरस के शिकंजे से निकल चुके, यानी इनको भी कोरोना हो चुका। फिर अब निदा यासिर और यासिर नवाज समेत अलीजे शाह, नुमान समी भी वबा में मुब्तला रहे। इसके अलावा जो है रुबीना अशरफ भी, सकीना सम्मो और गिलानी, नीलम मुनीर भी कोरोना के से जो है वो काफी हद तक जो है वो इफेक्ट रहे। फिर जो है वो सुपरस्टार मायरा खान और नामवर फिल्म डायरेक्टर जो अदाकारा संगीता भी कोरोना के वार से घायल और खुद को जो है वो आइसोलेट कर लिया। अब आप ये देखिए कि इस सिचुएशन में कि जहां पे मामलात और हालात इतने खराब हो रहे हैं कोरोना से बड़े हमारे आर्टिस्ट भी इससे महफूज नहीं है, तो उस वक्त में जब हम आपको बैठे यहाँ पर ये अपडेट कर रहे होते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, तो इसमें हमें आपका एहसास है। आप जो है वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से जो है वो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग पे रखेंगे, इस कोरोना से बच जाएंगे।
آپ اگر نہیں رکھیں گے, جائیں گے, گھومے پھریں گے, ماسک ویئر نہیں کریں گے, تو اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کا اپنا نقصان ہے. ہمارے اتنے بڑے فنکار جن میں انور مقصود صاحب بھی ہیں, جواد احمد بھی, سلمان احمد بھی, ابرار الحق بھی, اور جو ہے وہ ہماری کچھ اینکرز بھی, بہت سے لوگ جو ہے وہ اس سے کرونا سے افیکٹ ہوئے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے بہتری کی طرف ہے. لیکن مائرہ خان کے حوالے سے بھی یہ بات ہو رہی ہے, سنگیتا ادا جو ہماری بہت اچھی ڈائریکٹر ہے سنگیتا, ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں آئسولیٹ کر لیا ہے. تو دیکھیے کہ یہ نیلم منیر بھی اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہوئی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ ہم احتیاط نہیں کرتے, یہ پتہ نہیں چلتا. یہ وائرس ایسا ہے کہ جو عوام محلے کے کہاں سے کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اللہ سے بس ہر وقت جو ہے وہ بہتری کی امید مانگنی چاہیے. اور اس کا بڑھتا ہوا جو ایک سلسلہ ہے, اگر برطانیہ کی بات کر لیں تو پچھلے کئی دنوں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ برطانیہ میں 23 اقسام جو ہے مزید کرونا کی آ گئی ہیں, اور اس سے جو ہے وہ پوری دنیا پریشان ہے. انٹرنیشنل فلائٹس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں برطانیہ کے لیے. تو یہ سارے سچویشن اور حالات جو ہے وہ اس ٹائم چل رہے ہیں. دنیا اس وقت جو ہے وہ بڑی خطرناک سچویشن پہ ہے. ہمیں اس وقت میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو سیف کیسے کرنا ہے. جو اس دور میں بچ گیا, میں کہتی ہوں کہ اس پہ اللہ کا خاص فضل اور کرم رہا. تو اس لیے اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ شکر ادا کرتے رہیے, اور ساتھ ہی ہمارے وہ آرٹسٹ, وہ فنکار جن کو کرونا ہو چکا ہے, جو صحت یاب ہو گئے ہیں, تو وہ ویل اینڈ گڈ, وہ بھی اپنا خیال رکھیں. اور جو ابھی بھی آئسولیٹ ہے گھر کے اندر, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ جو ہے زندگی عطا فرمائے, آمین. اسی کے ساتھ مووی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہم نے کچھ شوبز کے حوالے سے جو بات کر لی, تو چلتے ہیں ٹوڈے مووی کی طرف. جی, تو آج کی ہماری جو مووی ہے وہ ذرا تھوڑی سی سسپینس والی ڈینجرس قسم کی ہیلون مووی ہے, یعنی ہیلون کلز. ایک ایسی مووی ہے کہ یہ امریکی سلیشر فلم ہے, اور اس میں بہت ہی خطرناک قسم کے جو ہے وہ مناظر بھی دیکھنے کو آپ کو ملیں گے. پھر اس میں جو ہدایت کاری ہے وہ ڈیوڈ گارڈن گرین نے کی ہے, اور گرین, ڈینی میک اور برائڈ اور اسکاٹ ٹیمپس نے جو ہے وہ اس کو لکھا ہے. فلم 2018 کے ہالوین کا سکوائل ہے, اور خاص طور پہ ہالوین فرنچائز میں 12ویں قسط ہے. اس فلم میں جیمی لی کرٹس اور نیل کیسل نے جو ہے وہ بہت اچھے کریکٹرز جو ہے وہ ادا کیے ہیں. تو پھر ہم اس کا ٹریلر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ فلم جو ہے مزید اور کیسی دکھتی ہے. جی, پلے کیجئے. I've waited for him. Oh my God, too much dangerous movie, Hellman Kills. اور اس میں جو ہے وہ زبردست قسم کے جو ہے مناظر, میں تو فلم دیکھتے دیکھتے جو اس میں کھو گئی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ٹریلر نہیں ہے, پوری مووی شروع ہو گئی ہے, اور ابھی مجھے جو ہے وہ مووی دیکھنی ہے پوری. تو خیر, یہ ڈینجرس قسم کی موویز جو ہے کافی حد تک جو ہے بچپن میں کافی دیکھتی رہی ہوں. تھرلز, ایکشن اور اس قسم کی موویز جو ہے وہ کافی اٹریکٹیو ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے لیٹتے ہیں تو پھر آپ کو ڈر بھی لگتا ہے. تو بچے بالکل مت دیکھیں, بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ فلم نہیں ہے. بڑے جو ہے وہ جو شوقین ہیں, جو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ضرور دیکھیں. ہالوین کلز میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو مارا گیا ہے, کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک فیملی کے سارے معاملات ہیں وہ دکھایا گیا ہے. اکثر اوقات ہم بہت ہی جو ہے وہ سناٹے والی جگہوں پر جاتے ہیں, بہت ہی ڈینجرس قسم کے پلیسز میں جو ہے جاتے ہیں, جہاں پہ آپ کو ایک خاص جو ہے وہ قسم کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں something is. تو وہ پھر جو something is ہے نا, وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے, یا آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے. اسی لیے بچوں کو بھی منع کرتے ہیں, بڑوں کو بھی, کہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر آپ نہ جائیں. تو یہ اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اس طرح کی ہیلون موویز دیکھ کر جو ہے وہ سو جاتے ہیں, یا بڑے سو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کا جو ایک خواب دیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے نا, وہ لاشعور میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں, پھر ان کو کبھی اچھے خواب آتے نہیں ہیں. اس طرح کی موویز کا سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ بینگ مطلب ماہر نفسیات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ یہ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ فلم جو ہے وہ بڑے دیکھ سکتے ہیں, جو اس سے ان کو کوئی افیکٹ نہ ہو. کمزور دل والے لوگ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. تو اسی کے ساتھ جناب ٹور کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ٹور آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو ضرور سیر سپاٹے پہ لے کے جاتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے, جس میں شوبز شامل ہے, تمام چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس 1 گھنٹے میں. لیکن ہمارا جو اگلا 1 گھنٹہ ہوتا ہے, جو ہم 10 بجے آپ سے جو ہے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے کچھ خاص اہم نیوز ہوتی ہیں, سوشل نیوز ہوتی ہیں, پولیٹیکل نیوز ہوتی ہیں, اور ساتھ ہی کچھ ہمارے اہم ٹاپکس ہوتے ہیں جس پہ ہمارے بہت سے لوگ, ڈاکٹرز, پروفیسرز, اینالسٹ جو ہے وہ آن کال موجود ہوتے ہیں. تو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست سوشل ایشوز بھی ہیں, آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت سی ایسے ٹاپکس ہیں جس پر ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے, اور ساتھ ہی کچھ ایسی خاص خبریں بھی ہیں کہ جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ بھی کرنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, معاملات چل کیا رہے ہیں. پاکستان میں سائبر حملوں کا خطرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور
वफाक को खबर इसकी कर दी गई है। हुकूमत पंजाब को इस हवाले से जो है वो आगाही मिल चुकी है। इस हवाले से भी आपको जो है वो बताऊंगी। आगे क्रिसमस आ रहा है, तो जनाब क्रिसमस के हवाले से जो है वो तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। आज 24 दिसंबर है, कल 25 है, तो 25 कल कायदे आजम डे भी है और साथ में क्रिसमस डे भी है। क्रिसमस के हवाले से जो भी तकरीबात हो रही हैं, जो भी लोग मना रहे हैं क्रिसमस, मेरी तरफ से तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है वो क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और टीवी टुडे की इस प्लेटफॉर्म से भी इंशाल्लाह कल हम स्पेशल शो भी करेंगे क्रिसमस के अपने लोगों के लिए भी। और साथ ही जो है वो 25 दिसंबर आपको पता है कि कायदे आजम डे के तौर पे जाना और माना जाता है, तो हम अपने कायद को भी जो है वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं और एक आजाद मुमलिकत में हम जो है वो जिंदा हैं। फिर इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि वैक्सीन तैयारी के बाद दस्तयाबी बड़ा मसला होगा। ऐसा बयान सामने आया है डॉक्टर अताउर रहमान का, जो कहते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है। फिर लाहौर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की समरी भी सामने आ गई है। कल भी मैंने आपको इस हवाले से अपडेट किया था, आज भी इस पे कुछ बात करेंगे। साथ ही आपकी हेल्थ के हवाले से भी कुछ अहम चीजें, कुछ अहम बातें, जिसमें माहिर ग़िज़ाइयत जो है हमारे साथ ऑन कॉल होंगे, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। लेटेस्ट क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही हैं, टॉपिक्स क्या है, मामलात क्या है, सब पे नजर डालेंगे। लेकिन अभी हम लेंगे यहाँ पे ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद जब हम आपको ज्वाइन करते हैं तो फिर ये सारी बातें जो वो आपके साथ जो तफसीलन शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। अब हमने कुछ डिस्कस करना है न्यूज के हवाले से, खबरों के हवाले से, लेटेस्ट क्या है, क्या हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं टुडे न्यूज की तरफ। सबसे पहले लेटेस्ट कोरोना की सूरत हाल के हवाले से जो है वो बात कर लेते हैं कि मुल्क में कोरोना से मजीद 111 अफराद जाबहक हो गए हैं और 2000 से जायद मस्बत केसेस जो है वो मजीद रिपोर्ट हो गए हैं। इस्लामाबाद में मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 111 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 2000 से जायद कोरोना केसेस जो हैं वो उनकी तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 37,173 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 64,28,240 हो गई है। कोरोना के मरीजों की तादाद अब है कितनी, तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 2,256 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद जो है 4,65,070 हो गई है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,07,407 केसेस, पंजाब में 1,33,874, खैबर पख्तूनख्वा में 56,160, इस्लामाबाद में 36,721, बलोचिस्तान में 18,005, आजाद कश्मीर में 8,065, गिलगित बल्तिस्तान में 4,838 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक अगर देख लें तो इस वक्त में मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद जो है 38,278 हो चुकी है। और कोरोना से जाबहक होने वाले अफराद की तादाद के हवाले से अगर बात कर ले तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 111 अफराद जाबहक हुए हैं। अब आप ये देख लें कि 24 घंटों में ये कोरोना से जो जाबहक होने वाले लोगों की तादाद है ये बढ़ती चली जा रही है। पहले जो है वो 56 थी, 20 थी, 64 थी, अब 111 तक जो है वो 24 घंटों के दौरान जो है वो पहुंच गई है, जिसके बाद अब इस वबा से जाबहक होने वाले अफराद की तादाद अगर पूरी कंक्लूड कर ली जाए तो 9,678 हो चुकी है। और सेहतयाब भी हुए हैं मरीज कोरोना से जो है वो, इस हवाले से जो हमारे पास एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से जो एक दिन में 1,782 मरीज जो है वो सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 4,17,134 हो गई है। अगर कोरोना वायरस और एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो है वो हम बात कर लें तो ये एहतियाती तदाबीर जो है वो ना अपनाने के बाद ही जो है वो इस तरह की सूरत हाल रोनुमा हो रही है, जिसमें बार बार हम अपने प्रोग्राम में भी आपको आगाही दे रहे हैं। आप वैसे भी सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पर भी हर प्रोग्राम में जो है वो अवेयरनेस दी जा रही है कि किस तरह आपने अपनी हिफाजत करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथ साबुन से बार बार धोइए, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। और दूसरे ये कि जो कपड़े आप बाहर पहन के जाते हैं वो आप घर में दूसरे कपड़ों के साथ उसको ऐड मत करें। इसी तरह से जो है वो ये कोविड फैलता है, ये वायरस कहाँ से कैसे आ जाता है इंसान
انسان کے ساتھ اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. دروازے کھڑکیاں جو ہیں وہ کھلی رکھیں, دھوپ لازمی گھر کو لگائیے کیونکہ دھوپ میں الٹرا وائلٹ جو شعاعیں ہوتی ہیں اس سے یہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو بہت بہترین چیز ہے کہ آپ دھوپ میں بیٹھیں. دھوپ ابھی نکل رہی ہے, لاہور کی تو سچویشن اور معاملات اور حالات اس طرح کے ہیں کہ صبح بہت زیادہ دھند تھی, بہت فوگ تھی, لیکن ابھی جو ہے وہ ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو پروٹین کو متاثر نہیں ہونا چاہیے, آپ کے جسم میں جو ہے اس کی مقدار ختم نہیں ہونی چاہیے, اور دھوپ کی شعاعیں جو ہیں وہ لازمی آپ کو لگوائیے تاکہ. اور پھر اس کے علاوہ آپ نے ڈیلی کی روٹین بنا لینی ہے کہ پانی جو ہے وہ نیم گرم پینا ہے. نیم گرم کے علاوہ آپ نے پانی جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا ہے. گلے کا انفیکشن جو ہے وہ تبھی ہوگا جب آپ ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے یا آپ سافٹ ڈرنکس وغیرہ جو ہے وہ استعمال کریں گے. تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اور شہد ملا کے, نمک ملا کے جو ہے وہ اگر پانی آپ استعمال کریں تو کورونا سے بہت حد تک جو ہے وہ نجات حاصل ہو جائے گی, کیونکہ یہ گلے کا وائرس ہے, معدے میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ افیکٹ کرتا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں اور کورونا کے حوالے سے جو آگاہی آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر دی جاتی ہے اس کو لازمی جو ہے وہ اپنی لائف کے ساتھ ایک اس کا حصہ بنا لیں. گرم پانی ہو گیا, آپ کا نمک والا پانی ہو گیا, لیکن آپ نے نیم گرم پانی ہی پینا ہے. یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں کیونکہ گلے کا وائرس ہے, ناک کے ذریعے, کان کے ذریعے, آنکھ کے ذریعے یہ منتقل ہوتا ہے اور معدے میں سیدھا جا کے جو ہے افیکٹ کرتا ہے. اور جب آپ کو پتا ہے کوئی چیز معدے میں افیکٹ کرتی ہے تو کھانے پینے کی جو چیزیں جب متاثر ہوتی ہیں تو انسان کی طبیعت پھر سنبھل نہیں پاتی ہے. تو اسی وجہ سے کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ لے کے چلیں, SOPs کو فالو کریں تاکہ آپ کورونا کی اس بڑھتی ہوئی صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول میں بھی آ سکے اور لوگ اپنی حفاظت بھی کر سکیں. ماسک کا استعمال لازمی کریں اور ایک ہی ماسک کو بار بار استعمال نہ کریں. یہ بھی میں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا ہے. تو برائے مہربانی ایک اپنے پاس پیکٹ رکھ لیں پورا ماسک کا کہ آپ ڈیلی اپنا ماسک جو ہے وہ چینج کریں. اس طرح بالکل مت کریں کہ آپ نے جو ہے وہ ماسک کو دھو لیا اور دھونے کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو لگا لیا. یہ حرکت بالکل مت کریں. آپ اس سے بالکل بھی جو ہے اس کو سینیٹائز کیے بغیر مت لگائیں. اور دھو کر ماسک کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا کوئی مہنگا ماسک نہیں ہے کہ جو افورڈیبل نہیں ہے. آپ نے پورا پیکٹ اپنے پاس رکھنا ہے اور وہ کم سے کم بھی جو ہے وہ آپ کے ایک ہفتے کا سٹاک ہونا چاہیے, پورے مہینے کا سٹاک ماسک کا آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کے کپڑے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, اسی طرح آپ کا ماسک بھی امپورٹنٹ ہے. اور کپڑے کا ماسک میں بالکل اجازت نہیں دیتی, بینگ اے ڈاکٹر میں آپ لوگوں کو سختی سے منع کر رہی ہوں کہ یہ جو فیشنیبل ماسک جو ہے وہ نکل آئے ہیں آپ سرجیکل ماسک یوز کریں. بالکل آپ نے کپڑے کا ماسک یوز نہیں کرنا کیونکہ کپڑے پر جو ہے وہ اس کی لائف جو ہے وائرس کی وہ بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کپڑے کا ماسک آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. پلیز اوائڈ جو ہے وہ یہ وول ماسک یا کپڑے کے ماسک اور اس طرح کے ماسک جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اس طرح سے آپ جو ہے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ مشکل میں پھنس جائیں گے جس کی وجہ سے کورونا کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, جیسی شرٹ پہنتے ہیں ویسا ماسک لگا لیتے ہیں, اسی کپڑے کا ماسک لگوا کے جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے. بھائی یہ فیشن نہیں ہے. کوئی یہاں پر جو ہے وہ آپ کو تمغہ امتیاز سے نہیں نوازا جانا کہ آپ نے جو ہے وہ جس طرح کی شرٹ پہنی ہے اس طرح کا ماسک لگا لیں تو آپ جو ہے وہ فیشنیبلز میں آ جائیں گے, لیڈ کلاس میں آ جائیں گے. اپنی صحت کا دھیان رکھیں. ماسک کا اصل مقصد آپ کو اپنی صحت کی حفاظت کرنا ہے کہ آپ کو اس سے جو ہے وہ پروٹیکشن ملے. تو سرجیکل ماسک بیسٹ ہے. اور پلیز یہ جو باہر سرجیکل ماسک بیچ رہے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے وہ بالکل مت لیں کیونکہ ان کے جو بناوٹ ہے اس ماسک کی بھی ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ نے اصل ماسک کو دیکھنا ہے کہ اصل ماسک کون سا ہوتا ہے سرجیکل, تو آپ اس کے سائیڈوں پہ دیکھیے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس نظر آئیں گے. جو آپ کا ماسک کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے, سائیڈوں والا اور اس سے نیچے والا جو حصہ ہے, اور جو اس کی ڈوری اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی بھی ہے. جب آپ سرجیکل پراپر ماسک لیتے ہیں تو اس کے اندر ڈاٹس ہوتے ہیں سائیڈوں پر. اور اگر آپ عام ماسک لیتے ہیں تو نہ تو اس کی تہ ٹھیک ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اوپر سے جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ڈاٹس نہیں ہوتے کیونکہ وہ مشینری ماسک نہیں ہے, وہ ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے. اور میں نے تو ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ پاؤں سے جو ہے وہ ماسک کو جو ہے وہ ایسے سرجیکل ماسک کو جو ہے وہ لپیٹ رہے ہیں. تو نہ ایسا نہ کریں پلیز. یہ بازار سے جو ہے وہ 10-10 روپے والے ماسک مت لیں. اپنی صحت کا دھیان رکھیں, پراپر سرجیکل ماسک کو استعمال کریں. اسی کے ساتھ جناب آپ کو بتاتے چلے, بریک سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں سائبر حملوں کا خطرہ ہے. وفاق نے حکومت پنجاب کو آگاہ کر دیا ہے. پنجاب بینک, پنجاب ریونیو اتھارٹی اور محکمہ خزانہ کے سربراہان کو مراسلے جاری کر دیے گئے ہیں. ہیکرز امریکہ
امریکہ، جرمنی، اٹلی، ہانگ کانگ، آسٹریلیا کے IP استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان میں جو سائبر حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اس سے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا گیا ہے، خاص طور پہ پنجاب حکومت کو اس سے آگاہی جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ سائبر حملے اس وقت کہاں کہاں سے آ سکتے ہیں اور ہیکرز کہاں بیٹھے ہیں، امریکہ میں، جرمنی میں، اٹلی میں، ہانگ کانگ میں، آسٹریلیا میں۔ تو پلیز برائے مہربانی اپنی ڈیٹیلز، اپنی چیزیں کہیں ادھر ادھر ایپس پہ بالکل شیئر مت کریں، کیونکہ اس وقت سائبر حملوں کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے پاکستان میں۔ اپنے بچوں کو بھی منع کیجئے، خود بھی آپ نے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دینی جو انٹرنیٹ پر آپ سے بغیر تصدیق کے جو ہے آپ کی انفارمیشن، آپ کے گھر کا نمبر، فون نمبر یا آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ مانگتا ہے، کیونکہ یہ سائبر ایک کرائم جو ہے یہ بہت بڑا کرائم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم آگے چلے اور نیکسٹ نیوز کے حوالے سے بات کر لیں تو جناب لاہور شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی سمری بھی سامنے آ گئی ہے، اور تقسیم کی صورت میں لاہور سٹی اور صدر کے الگ الگ SP/DOs تعینات کرنے کی تجویز بھی سامنے آ گئی ہے۔ دونوں حصوں میں صفائی، نکاسی، آب، پولیس، بلدیہ علیحدہ علیحدہ کرنے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی جلدی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یکساں نظام تعلیم کی پہلی حکومتی پالیسی کے بارے میں بات کر لیں تو وہ بھی سامنے آ چکی ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق سرکاری اسکولوں میں بھی پری 1 سے 5ویں تک ریاضی انگلش میں پڑھائی جائے گی، اور نئی یکساں نظام تعلیم میں 5ویں جماعت تک مجموعی کتابیں 30 ہوں گی۔ تو یہ ایک یکساں جو نظام تعلیم آ رہا ہے، پہلے تو جو ہوتا تھا نا میتھس، وہ اردو میں پڑھایا جاتا تھا گورنمنٹ اسکول میں، لیکن اب جو ہے وہ انگلش میں پڑھایا جائے گا، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایک اچھی جو ہے وہ تعلیمی سمری جو ہے وہ حکومتی پالیسی جو ہے وہ سامنے آئی ہے تعلیم کے حوالے سے، اور 5ویں جماعت تک جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ مجموعی کتابیں جو ہے وہ 30 ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ کل ایک بہت زبردست دن منایا جا رہا ہے کرسمس کے حوالے سے بھی۔ ہماری کرسچن برادری جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے کرسمس کی تیاری کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ کل شایانہ شان طریقے سے کرسمس بھی منایا جائے گا، اور قائد اعظم ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ کیک کاٹنے کی تمام تقاریب کے حوالے سے تمام پروسیجرز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ جو ہے وہ لوگ SOPs کو فالو کرتے ہوئے قائد اعظم ڈے پہ کیک بھی کٹنگ کریں گے، اور ساتھ میں کرسمس کی سیلیبریشن بھی کریں گے۔ اس پہ پنجاب حکومت کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے کہ حکومت نے کرسمس کے موقع پر اقلیتی برادری کے علاقوں کی ترقی کے لیے 40 کروڑ روپے کا پیکج جو ہے وہ دیا ہے۔ اب یہ اقلیتی برادری جو ہے وہ 40 کروڑ روپے کا پیکج کرسمس پہ ان کو ملا ہے۔ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ جنہوں نے اقلیتوں کا اتنا دھیان رکھتے اور خیال کرتے ہوئے جو ہے اس پیکج کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم کرونا کی ویکسین کے حوالے سے کچھ بات کر لیں کہ کرونا کی ویکسین کے حوالے سے کیا معاملات ہو رہے ہیں، تو جناب ویکسین تیاری کے بعد دستیابی ایک بڑا مسئلہ ہوگی پاکستان میں، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان کا۔ ٹرائل کے دوران پیچیدگی سامنے نہیں آئی، جنوری میں ویکسین دستیاب ہوگی، ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے۔ مریضوں کو عالمی سطح کے طبی ماہرین کی تجویز کردہ ادویات دی جا رہی ہیں، ڈاکٹر اسد اسلم کہتے ہیں، اور انہوں نے پورا مانیٹرنگ ڈیسک کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ ویکسین کی فراہمی جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ اتنا آسان کام نہیں ہوگا، لیکن جنوری میں پاکستان میں کرونا کی ویکسین جو ہے وہ دستیاب ہوگی، ایسا کہنا ہے ڈاکٹر اسد اسلم کا، اور ماہرین کی تجویز کردہ ادویات جو ہے وہ ابھی بھی کرونا پیشنٹس کو جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ یہ تو تھے کچھ جو ہے وہ خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، ہم نے آپ کو بتایا کچھ اپڈیٹس نیوز کے حوالے سے۔ اب اگر ہم لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کر لیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ موسم آج سرد رہے گا، بلائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی برقرار رہے گی، اور لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج سرد اور خشک رہنے کے امکانات جو ہے وہ ہے، میں نے کہا خوش رہنے کے، تو جناب خوش بھی ہوگا نا، سرد ہوگا ٹھنڈا ہوگا تو لوگ خوش بھی ہوں گے کہ اچھا والا موسم ہے، تو جناب خشک جو ہے نا وہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ خشک جو رہے گا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا لائیو شو میں آپ نے بولنا کچھ ہوتا ہے، بول کچھ جاتے ہیں، لیکن بہرحال خوش اور خشک دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ علاقائی شمالی بلوچستان کی اگر ہم بات کر لیں تو شدید سردی برقرار رہے گی، وہاں کافی حد تک جو ہے وہ اس ٹائم سردی بڑھ چکی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی بات کر لیں، موسم جناب سرد رہے گا، خشک رہے گا۔ جڑواں شہروں میں آج کم سے کم درجہ حرارت 8 جبکہ زیادہ سے زیادہ 21 درجے سینٹی گریڈ تک
رہنے کا امکان موجود ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی رہے گی. تو جن لوگوں نے ذرا شمالی علاقہ جات میں سیر کرنے کے لیے جانا ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کریں. سردی بہت زیادہ ہے، لوگوں کی طبیعتیں جو ہے وہ سرد موسم کی وجہ سے، خشک موسم کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں. آج میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کے لیے جو ہے وہ پروگرام کر رہی ہوں. اور آپ کو شاید ایسا نہ لگے کہ میری طبیعت خراب ہے، لیکن اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میرے لیے جو ہے پروگرام کرنا اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب کیمرہ آن ہو تو پھر آپ کی جتنی مرضی طبیعت خراب ہو، آپ اپنا کام جو ہے سب سے پہلے ہے. موسم کی صورتحال کیونکہ اس قسم کی ہے، صبح جب میں آ رہی تھی شدید قسم کی فوگ تھی، بہت جلدی گھر سے جو ہے وہ نکلنا پڑتا ہے لائیو شو کے لیے. دیٹس وائی جو ہے وہ پھر ہمیں اپنی صحت کا بھی اور دوسری معاملات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اس پہ ہمارے نمائندہ جو ہے وہ علی طارق ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے، جو ہمیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ بھی کریں گے. اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. جیسے ہی ہمیں ہمارے نمائندہ جوائن کرتے ہیں تو ہم واپس موسم کی صورتحال کی طرف آ جائیں گے. لیکن انٹرنیشنل اگر خبر کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو ڈاکٹر فاؤچی نے بھی کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز لے لی ہے. بڑی زبردست جناب بات ہے کہ ڈاکٹر فاؤچی جو ہیں جو اس کرونا ویکسین میں آل ان آل ہے، انہوں نے بھی اس کی پہلی ڈوز لے لی ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر فرانس کورنس نے ڈوز لے لی ہے. انہوں نے بھی جو ہے امریکی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی اینڈ انفیکشنز ڈیزیز کے سربراہ ڈاکٹر فاؤچی نے کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز لے لی ہے. اور ساتھ ہی سربراہ ڈاکٹر فاؤچی نے کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز جو لگوائی ہے اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک بہترین طور پر جو ہے وہ ویکسین تیار کی گئی ہے اور بے خوف ہو کر آپ یہ ویکسین جو ہے وہ لگوائیے. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر فرانس جو ہے ہیلتھ سیکٹری ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز اور نرسوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ویکسین لگوائی ہے. یعنی کہ بہت سے پیرامیڈیکل سٹاف نے بھی، ڈاکٹرز نے بھی جو ہے ویکسین کا ٹرائل کیا ہے. انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ڈاکٹر فاؤچی آپ موجد کہہ لیں اس کے کہ ویکسین انہوں نے جو ہے وہ ایجاد کی. امریکی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الرجی انفیکشن ڈیزیز کے سربراہ ہے ڈاکٹر فاؤچی، جنہوں نے پہلی ڈوز جو ہے وہ ویکسین کی لگوا لی ہے. تو چلے لیٹس سی جو ہے وہ اس کے کتنے اچھے نتائج جو وہ نکلتے ہیں. ابھی تک تو لوگوں پر جو ہے وہ اس کے ٹرائلز بہتر جا رہے ہیں. بہرحال جو بڑی بڑی باتیں اور ڈفرینٹ قسم کی باتیں جو ہے وہ پوری ورلڈ میں اور سوشل میڈیا پہ آن اینڈ آن ہے کہ اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. یہ ہم ابھی اس بارے میں کوئی حتمی رائے جو ہے وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ڈاکٹر فاؤچی نے جو ہے وہ خود اس کی ڈوز لی ہے اور دنیا کو دکھایا ہے کہ یہ ویکسین بالکل بے خطر ہو کے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو ہوپ فار دی بیسٹ کہ ہمیں اچھا سوچنا چاہیے، پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے. اسی کے ساتھ انڈوں کے حوالے سے بات کر لیں، پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں جناب. انٹرنیشنل سے لے کے جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو ہے وہ اگر آ جائیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. لیکن پہلے صورتحال ذرا موسم کی گمبھیر ہے، موسم سرد اور خشک ہے، لیکن اس پر اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے نمائندے علی طارق ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم علی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ڈاکٹر صاحب، آپ سنائیں؟ ہاں جی، بس ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. بتائیے گا موسم کی صورتحال کے حوالے سے کچھ، ذرا شمالی بلوچستان سندھ سرحد کی باتیں بھی بتا دیں، کچھ پنجاب کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر دیں. جی، اس وقت پنجاب کے اگر موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے شدید سردی میں اس وقت آ چکا ہے اور خشک بھی ہے. اس وقت جو درجہ رات ہے وہ جو 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ ہونے کا امکان ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شہری جو ہیں یہی سوچ رہے تھے کہ کچھ دیر روز پہلے تو دھوپ نکلی بھی تھی، لیکن آج جو ہے سردی جو ہے کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے. لوگوں نے گرم کپڑے اور جیکٹس وغیرہ جو ہیں پہننا شروع کر دی ہیں، گرم مشروبات کا استعمال زیادہ کر دیا ہے اور سردی کی جو شدت ہے وہ آج زیادہ ہے. محکمہ موسمیات سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آگے جو آنے والے جو روز ہیں اس میں جو سردی کی شدت ہے اب زیادہ ہوگی، کیونکہ جو دسمبر کا شروع تھا اس میں تو سردی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن اب جو ہے یہ آخری روز ہے سال کے بھی، تو اس دنوں میں سردی کی شدت زیادہ ہوگی اور موسم خشک رہے گا. ہاں، دوپہر کو ایسا ہوتا ہے کہ سورج کی اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن رات کو اور صبح کے ٹائم دھند بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سردی کی شدت آج بھی لاہور میں بہت شدید قسم کی جو ہے وہ فوگ تھی. صبح جب میں آ رہی تھی تو بہت شدید قسم کی، آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ آگے سلسلہ جو ہے وہ کب تک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
जनवरी के दरमियान तक जो धुंध का सिलसिला है ये जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल, अगर जनवरी के लास्ट में जाकर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर जो धुंध और फॉग जो है वो बैठ जाएगी। लेकिन अभी सुबह जो है मोटरवे भी बंद कर दी जाती है और रात को भी 10 बजे के बाद यही कहा जाता है कि गैर जरूरी जो सफर है वो ना करें, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा जो है घरों में रहे, क्योंकि बाहर जो है फॉग बहुत ज्यादा है, एक्सीडेंट उससे ज्यादा हो रहे हैं और सर्दी की जो शिद्दत है वो भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो इंतजामिया है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये हदायत जारी हुई है कि जो घास वगैरह को और कूड़ा करकट को आग लगा दी जाती है वो भी ना लगाई जाए, क्योंकि धुंध जो है उससे भी ज्यादा होती है। तो ऐसे जो खुले इलाके हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जोहर टाउन का इलाका हो गया, मॉडल टाउन के इलाके हो गए, और ऐसे मतलब एयरपोर्ट के जो पास के इलाके हैं गर्दोनवा में, वहाँ पे लोग घास को कूड़ा करकट को आग लगा देते हैं, जिससे जो है फॉग में इजाफा हो जाता है। तो उस पर भी पाबंदी लगाई गई है, डिप्टी कमिश्नर की जानब से हदायत थी, इंतजामिया ने भी इस पे एक्शन लिया है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि दरख्त जो हैं वो बहुत काट दिए गए हैं, लाहौर का जो सरसब्ज एक कहा जाता था वो नहीं रहे, मेट्रो ट्रेन बनी है, ऑरेंज ट्रेन बनी है, तो उसकी वजह से जो सरसब्ज पाकिस्तान लाहौर था वो खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी पीएचए बड़ा अच्छा काम तो कर रहा है, लेकिन जो पुराना लाहौर था अब वैसा तो नहीं रहा। जो लोग लाहौर को जानते हैं उनको पता है कि बात यह है कि पीएचए भी कहाँ कहाँ जो है पौधे लगाएंगे, हर जगह तो जो है इसके लिए ग्रीन बेल्ट्स की अलग से जरूरत होती है, हर जगह जो है वो स्टैंड्स हैं और वहाँ पर जो है वो पार्किंग एरियाज हैं, कभी पूरे हर जगह तो भरी पड़ी है पूरी सड़कें, वहाँ पर पौधे लगाने के लिए भी तो कोई जगह होती है, हवा में तो पौधे नहीं लगेंगे, ये भी मसाइल है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसे ही है। लेकिन जो है पुराना जो लाहौर था अब के लाहौर से बहुत ज्यादा जी बहुत 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 बहुत, और ऐसा चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कहा भी है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है, तो शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया अली तारिक आपका, आपने हमें अपडेट किया सर्दी की सूरत हाल के हवाले से कि सर्द मौसम रहेगा, खुश्क रहेगा और इसमें अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। इसके अलावा जनाब बहुत जो है वो हमारे पास चीजें मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन इससे पहले मैं जो है वो ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं तो फिर हम जो है वो मजीद अपने जो है वो और टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें वजन बढ़ने की वजूहात और इलाज के हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। फिर नारंग मंडी में आग लगने के वाकयात बढ़ रहे हैं, 137 से ज्यादा देहातों में कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ ऑन कॉल होंगे जो वहां की सूरत हाल के हवाले से हमें बताएंगे। साथ ही लाहौर में सरेआम मंशियात की फरोख्त हो रही है और साथ ही जो है वो शीशा कैफेस खुल गए हैं पोश एरिया में, बड़ी खबर है, आपको बताते हैं लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नारंग मंडी के हवाले से जो है वो बड़ी ही खास अपडेट हमारे पास यहाँ मौजूद है कि वहाँ आग लगने के वाकयात जो है वो बढ़ रहे हैं और करीब के 137 से ज्यादा जो देहात है उनमें कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है कि जो उस आग पर काबू पा सके। नारंग मंडी में जो आग लगने के वाकयात है उसमें रोज ब रोज जो इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या है, ये आग कहाँ से लग रही है, क्यों लगाई जा रही है और आस पड़ोस के जो गाँव है वहां पर भी और खुद नारंग मंडी में भी क्यों वहां पे फैब्रिकेट की गाड़ी जो है वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो है वो आपको ये भी बताएंगे, हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद मौजम जो है वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, उनसे हम जो है वो पूछेंगे कि ये वाकयात पर जो है वो कैसे काबू पाया जा सकता है और ऐसे वाकयात सामने ही क्यों आ रहे हैं, क्या मामलात और क्या हालात जो है वो वहां पर हो रहे हैं। इस जाहिर बात है आग लगने की जो सिचुएशन और हालात होते हैं इसमें आपके पास अगर गाड़ी अवेलेबल ना हो, आपके पास जो है वो पानी अवेलेबल ना हो, तो फिर ये बढ़ते बढ़ते आग जो है वो जंगल में जो है वो जिस तरह फैल जाती है इसी तरीके से जो है वो सिचुएशन हो रही है। तो मियां मोहम्मद मौजम जो है नुमाइंदा नारंग मंडी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मौजम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना डॉक्टर साहब। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मौजम बताइएगा नारंग मंडी में जो ये सूरत हाल जहाँ से आप हमें जरा अपडेट कीजिएगा इस हवाले से कि ये क्या है और ये क्यों जो है इतनी तेजी से ये आग जो है वहाँ पे फैल रही है, इसकी वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, कुछ अर्सा से नारंग मंडी में गैर कानूनी और गैर मेयारी गैस सिलेंडरों की भरमार और शार शख्सियत की वजह से आग लगने का वाकयात में तशवीशनाक हद तक जो इजाफा देखने में आ रहा है। जगह जगह गैस सिलेंडरों में गैर कानूनी तौर पर गैस के रिफिलिंग का अमल भी जारी है, जबकि मुसाफिर गाड़ी में भी गैर मेयारी गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से आग लगने के मुख्तलिफ वाकयात में अब तक दर्जनों अफराद जो है वो जुलूस का जामबुक हो चुके हैं। अगर आग पर काबू पाने की बात की जाए तो रेस्क्यू 1 में टोटल नारंग मंडी के पास फायर ब्रिगेड ना होने की वजह से
اب تک بہت نقصان جو ہم برداشت کر چکے ہیں. چند روز قبل بھی کالکتے روڈ پر مسافر وین اور مسافر بس میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں تو گیس موزم سلنڈر اس پر آپ نے کوئی وہاں سے رپورٹ بنائی, کچھ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فارورڈ کیا, کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے وہ موجود ہو؟ جی بالکل ہے. اس پہ میں نے ایک چھوٹا سا پیکج بھی بنایا ہے اور جو گاڑیوں میں آگ لگی ہے نا وہ آگ کی فوٹیج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ معظم آپ کا. اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم اس رپورٹ کو بھی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا معاملات اور حالات ہیں اور وہاں پر یہ کیا صورتحال ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. گورنمنٹ کے کسی بندے سے آپ کی بات ہوئی؟ جی معظم جو ہے وہ جو رپورٹ تیار کی ہے اگر ہم اس کو جو ہے وہ دکھا سکیں تو وہ ذرا پلے کر دیجیے گا تاکہ ہم جو ہے وہ نارنگ منڈی کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اپڈیٹس جو ہے وہ لوگوں کو بھی دکھا سکیں. نارنگ منڈی میں آگ لگنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں, صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے. آس پڑوس کے 137 دیہات جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور پانی کی صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس پہ جو ہے وہ ہمارے نمائندے معظم نے جو ہے وہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے. اس رپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ان سے جو ہے وہ بات بھی کر رہے تھے, پوچھتے بھی ہیں. تو ذرا رپورٹ چلا دیجیے گا تاکہ ہم جو ہے وہ اس حوالے سے پھر آگے اس پہ مزید جو ہے وہ اپڈیٹ بات کرتے ہیں. معظم کسی آپ کی بات ہوئی ہے سرکاری عہدیداران سے یا کسی سے کہ جنہوں نے آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی ہو کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ قابو پایا جائے گا یا کوئی امپلیمنٹیشنز ہوں گی؟ جی بالکل یقین دہانی تو کروا رہے ہیں لیکن ذرا بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ سارا شہر اس معاملے پر سراپا احتجاج کیا. سوشل میڈیا پر اس حوالے سے کمپین بھی شروع کی گئی تھی جس میں تمام سیاسی و سماجی شخصیات, سول سوسائٹی اور اہم تاجران سمیت شہریوں نے ایک مہم میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ مسافر گاڑیوں میں گیس سلنڈر پر پابندی لگائی جائے. مگر آج بھی دیکھا گیا ہے کہ مسافر گاڑیوں میں زنگ آلودہ اور خستہ حال گیس سلنڈروں کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے جو انسانی جانوں کے ساتھ بالکل کھلواڑ ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ تو بہت خطرناک قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہے کہ آئے دن وہاں پر تو اس سے کوئی جانی مالی نقصان بھی ہو رہا ہے, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, یہ حال ہی میں کالکتے روڈ پر یہ گیس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے ایک المناک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت ٹوٹل 18 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے. اگر نارنگ منڈی شہر کی بات کی جائے تو یہ شہر تقریباً 137 کے قریب دیہات پر مشتمل ہے جس میں 5 سے 6 لاکھ آبادی ہے. اور اتنا المیہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں 6-7 لاکھ کی آبادی کے لیے بھی ابھی تک ایک بھی فائر بریگیڈ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں بڑی اہم سرکاری اور نجی عمارتیں بھی ہیں. اب تک اگر ماضی کے حالات دیکھیں تو نارنگ منڈی میں اب تک کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے, درجنوں آگ لگنے کے واقعات. تو اس پر تو فوری نوٹس کرنا چاہیے, فوری صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے جو کہ آپ کے مطابق ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. تو اس کے لیے مقامی لوگ جو ہے وہ کوئی اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ جی اپنی مدد آپ کے ساتھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا, سارا کچھ کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب بھی آگ لگتی ہے نا تو شخپور اور مریض کے سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں منگوانی پڑتی ہیں, جبکہ مریض کے سے نارنگ منڈی کا فاصلہ جو ہے وہ 30 سے 40 منٹ کا اور شخپورہ سے 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہے. اب جب فائر بریگیڈ کی گاڑی ہی 1 سے 1.5 گھنٹہ لیٹ پہنچے گی تو تب تک تو سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہوگا. صحیح, تو یہ میں آپ کی رپورٹ جو ہے وہ درمیان میں چل رہی ہے اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ صورتحال تو وہاں پہ کافی جو ہے وہ سنگین ہے اور گاڑیاں جو اویلیبل ہیں وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر بعد پہنچتی ہے جب بہت نقصان ہو گیا ہوتا ہے اور لوگ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, مالی اور جانی نقصان بھی ہو رہے ہیں, بڑے حساس ادارے بھی ہیں جہاں پر بڑے اہم سرکاری عمارتیں پہ جہاں پہ آگ لگنے کا خدشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے معظم, اس صورتحال کو ہم جو ہے وہ آگے پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, آپ کی آواز بھی بنتے ہیں تاکہ ہم ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ آگے تک لے کے جا سکیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اور وہاں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. نارنگ منڈی کے حوالے سے میری عوام سے بھی اپیل ہے اور ساتھ ہی میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ وہاں پر پراپر طریقے سے کوئی امپلیمنٹیشنز کی جائیں. یہ روز بروز آگ لگنے کے جو واقعات ہیں جس سے گھر کے گھر جھلس کر جو ہے وہ لقمہ اجل بن رہے ہیں, یہ معاملات جو ہے وہ کنٹرول ہونے چاہیے. اس طرح کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو جلد سے جلد جو ہے وہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے اور ساتھ ہی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ گورنمنٹ پرسنالٹی سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. یہ تو تھی کچھ اپڈیٹس بات جو ہمارے نمائندے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, بتا رہے تھے, اور انشاءاللہ اس مسئلے کو جو ہے ہم آگے لے کے بھی جائیں گے اور آنے والے وقت میں اس مسئلے کا حل بھی آپ کو اسی پروگرام میں دیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ اس حوالے سے کیا امپلیمنٹ جو ہے وہ کیا یا کروایا. آج یہ رپورٹ جو ہے وہ میں آگے فارورڈ کر دوں گی انشاءاللہ اور نارنگ منڈی کے حوالے سے جو ہے وہ کافی حد تک وہاں پر سلسلہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اگر ہم اپنے پالیٹکس اور سوشل ٹاپک کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے, ابھی ہم جو ہے وہ کچھ ہیلتھ کے ٹاپک کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. ہمارا بہت اہم ٹاپک جس میں بہت سے لوگوں نے مجھے لکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم پتلے ہونا چاہتے ہیں,
स्मार्ट होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो, ये हर शख्स का जो है वो हक है कि वो स्मार्ट नजर आए, खूबसूरत नजर आए, और होना भी चाहिए। इसके हवाले से टिप्स भी और आपकी डाइट प्लानिंग भी क्या होनी चाहिए, आज हम इस हवाले से बात भी करेंगे, क्योंकि मोटापा तो जिंदगी का एक बहुत ही, मैं कहती हूँ कि बैड सीन है, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पाते, ना अच्छा लिबास लगता है आपको, ना आप कहीं बैठ पाते हैं, ना चल पाते हैं, और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उठना बैठना चलना मुहाल हो जाता है। तो मोटापा एक खतरनाक किस्म की बीमारी है, इसको बीमारी कंसीडर किया जाता है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हम बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे हमारे मोटे होने चाहिए, बड़े मोटे होने चाहिए। मोटे होना बड़ी कमाल की बात नहीं है। आपकी तोन निकली हो, आपके जो है वो पूरी जिस्म में चर्बी ही चर्बी भरी हो, और आपके लिए जो है वो चलना फिरना और काम करना मुहाल हो, तो आप कैसे लगेंगे, आप खुद देख सकते हैं। और जो लोग इस मुसीबत से, इस परेशानी से गुजर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर इस चीज के बारे में आगाही रखते हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल जो है वो माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद होंगी, जो हमें वजन बढ़ने की वजूहात और इलाज बताएंगी, साथ ही मोटापे से कैसे बचा जाए ये भी बताएंगी। डॉक्टर आसमा जावेद ने जो है वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है, वो हमें इस हवाले से जो है वो बताएंगी कि वजन कम करने के लिए बेहतर डाइट प्लान क्या है। बिल्कुल भूखे रहना भी जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर नबीला? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं डॉक्टर साहबा, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप माहिर ग़िज़ाइयत हैं, और हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला, या ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी देख लें तो मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे बचाव के क्या तरीक़ेकार हैं, वजन बढ़ने की वजूहात और इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मोटापा जो है एक बहुत ही बुरी चीज है। जाहिर है। हमारी आवाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट बैठ गया हुआ है कि हम भूखे रह के अपने मोटापे को खत्म कर सकते हैं, जबकि एक बहुत बड़ी रिसर्च के मुताबिक ये नतीजा निकला है कि जब आप खाली पेट रहते हैं या भूखे रहते हैं तो आपके जिस्म के जो स्टोर्स होते हैं वो बॉडी उसको यूज करने लग जाती है। आपके भूखे रहने से आपके जिस्म को कोई फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही। अच्छा ये बताइएगा, ये ड्रिंक्स लोग यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करते हैं, उससे वजन बढ़ जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें मार्केट में आ गई हैं कि अगर किसी का वजन कम हो, वो बाद में स्टीरॉइड्स वगैरह यूज करे तो वजन इतना बढ़ता है कि वो एकदम जो है वो चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और जिस्म एक बेढंगा सा हो जाता है। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? ऐसे लोगों को थोड़ी सी हम लोग दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि जो स्टेरॉइड्स वगैरह की तरफ आ रहे हैं, कि वो वक्ती तौर पे तो आपको बहुत अच्छा नतीजा दे रहे हैं, आपकी जो आप चाह रहे हैं आपकी बॉडी को उसके मुताबिक ढाल रहे हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम जो आपकी बॉडी के अंदर बेड़ा गर्क हो रहा है, बिल्कुल हर चीज का, आपके गुर्दों का, आपके जिगर का, आपके मैदे का, वो वक्त के साथ साथ आपको पता चल रहा होता है। सही। क्यों हम 30s की एज में आके बिल्कुल रह जाते हैं? क्योंकि हम लोग की यही सारी चीजें हम लोगों को अपना असर दिखा रही होती है। डॉक्टर साहब डाइट अच्छी नहीं है ना, डाइट अच्छी नहीं है, हम डाइट पे कंसंट्रेशन नहीं करते, सब्जियां नहीं खाते, फ्रूट नहीं खाते। हाँ, तो ये कैसे वजन कैसे कम किया जाता है? मुझे जरा बताइएगा कोई डाइट प्लान अगर आपके पास हो कि अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है, 100 से भी ऊपर है और 150 से भी ऊपर है, तो वो कैसे वजन कम करेगा? डॉक्टर नबीला, मैं सबसे पहले जो भी मेरे पेशेंट्स आते हैं मैं उनको यही कहती हूँ कि हम इंस्टेंट वेट लॉस की तरफ किसी को भी नहीं लेके जाते हैं। एक महीने में 2 से 3 kg वजन अगर आपका रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें 1 महीने के अंदर 6 से 7 किलो वजन अपना कम करना है। जी ठीक है। और वो जितनी तेजी से वजन कम होता है, जिस्म आपके वजन को उतनी ही तेजी से दोबारा बढ़ाता भी है। ठीक है। और अगर डाइट प्लान की तरफ आए तो मैं यही कहती हूँ कि सबसे पहले आपके लिए जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि शहद पानी, जिसके अंदर नींबू डाल के, ये एक बेस्ट वेट रिड्यूसर के तौर पे हम लोग देते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नेचुरल चीजें जितनी ले सकती हैं ले लें। इनसे आपका वजन नहीं बढ़ेगा तो आपका फास्ट फूड से बढ़ेगा, कोल्ड ड्रिंक से बढ़ेगा, और इस तरह की जो बाजारी चीजें पायों से बढ़ेगा, नान से बढ़ेगा, निहारियों से बढ़ेगा, लाहौरी खानों से बढ़ेगा। लाहौरी तो वही खाने से बाज नहीं आते, इसलिए आप लाहौरियों को देख लें। कराची वाले तो फिर भी काफी स्मार्ट है, इस्लामाबाद वाले, लेकिन लाहौरी जो है वो कमाल के माशाल्लाह सेहतमंद लोग हैं। तो इनका फिर जो है वो सूरत हाल क्या है कि अक्सर मोटापे से तंग भी आ जाते हैं, स्मार्ट भी होना चाहते हैं, तो आप इनको नेचुरल डाइट देंगे? हाँ, लेकिन नान पाए नहीं छोड़ने। नान पाए नहीं छोड़ने, वो तो मैं भी नहीं छोड़ती जनाब। नाश्ते में अक्सर जो है वो हमारे नान पाए चल रहे होते हैं, ये और बात है कि मुझे लगता है नहीं। अगर आप खा रहे हैं तो फिर उसके मुताबिक थोड़ी सी एक्टिविटी कर ले, ताकि जो आपने खाया वो डाइजेस्ट भी हो जाए। सही है, ये भी तो एक ऑप्शन हो सकता है ना हमारे लिए। लेकिन वो हमारे लाहौरी कहते हैं कि बस कुछ बैठे बैठाए कर दो कि हम पतले भी हो जाए, हमारे कुछ छूटे भी ना।
सही बात है। अब हर कोई जो है वो हमारी जो है फिजिक का तो नहीं है कि जो कुछ मर्जी खा लो, लकड़ हजम पत्थर हजम, वो वाला हिसाब किताब है। तो लोगों को बहुत अपना जो है वो डाइट प्लान सेट करना पड़ता है और अच्छे तरीके से। अच्छा, ये जिन मर्द हजरात की जो है वो तोन निकली होती है, पेट बहुत बाहर निकला होता है, इसका क्या आप एक्सरसाइज बताते हैं, क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग डाइट के साथ एक्सरसाइज बहुत बड़ा बताते मसला हैं कि है। उनको एक तो जिम स्टार्ट करना पड़ता है, उसके अंदर फिर उनका हम लोग वर्कआउट स्टार्ट करवाते हैं, जो कि पहले 15 मिनट से स्टार्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट के बाद हम लोग उनको आधे घंटे पे लेके आते हैं। 15 मिनट हम लोगों को उनको कहते हैं कि 2 हफ्ते तक आप लोगों ने 15 मिनट पर ही रहना है, ताकि आपका जिसम उस चीज का आदी आप हो बेल्ट्स जाए। वगैरह भी यूज करवाते हैं? बेल्ट्स के हवाले से भी कुछ गाइडलाइन नहीं देती हैं? बेल्ट नहीं मैं देती, मैं सिर्फ उनको डाइट और एक्सरसाइज वगैरह अच्छा, देती हूँ, और exercise वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह उसी से ही जो है क्लाइंट्स का रिकवर होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए डॉक्टर असमा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने जो है वो बेहतर तौर पे बताया कि एक्सरसाइज और आपका डाइट प्लान जब प्रॉपर तरीके से आप किसी माहिर ग़िज़ाइयत से जो है वो न्यूट्रिशन से सेट करवाइए, ताकि उसके बाद जो है वो आप देखें कि आपने अपने वजन में कमी किस तरह करनी है। इसके अलावा जितना आप वॉक करेंगे, आप गहरे सांस लेंगे, तब जो है वो आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। डॉक्टर असमा, मेरा नाम डॉक्टर नबीला ले रही थी, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर नबीहा अली खान है। तो चले कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, तो हम गेस्ट को जो है वो कुछ नहीं कह सकते। अब हम जरा आ जाते हैं जनाब कुछ एक आपके पसंदीदा चीज पर डेली, जिसमें मेरा भी नाश्ता होता है और आपका भी नाश्ता होता है। अंडों के बगैर हम कुछ नहीं है। अंडे जब तक हम नहीं खाएंगे तब तक प्रोटीन भी नहीं मिलेगी, और अंडे नहीं खाएंगे तो नाश्ता भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अंडों की डबल सेंचुरी हो गई है, अवाम हो गई है परेशान, सर्दी में अंडा खाने का हक भी छिन गया है। शहरियों का शिकवा सामने आया है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए देखते हैं। तब्दीली सरकार ने अवाम पर एक और बम गिरा दिया। तारीख में पहली बार अंडे 200 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचे। अवाम सस्ती प्रोटीन से भी दूर हो गई। शहरियों का कहना है कि जहां 12 अंडे लेते थे अब 6 लेते हैं। इमरान खान से ऐसी तब्दीली की उम्मीद नहीं थी। प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए, गरीबों के लिए कुछ ख्याल करें। यह गवर्नमेंट बिल्कुल ही फ्लॉप है। बस जी, हम वैसे ही मार के गुजारा कर रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है, अब क्या कर सकते हैं हम। हमें शौक था तब्दीली लाने का, तब्दीली अब आ गई है। जहाँ पे हम 1 दर्जन लेते थे, अब ये 6 अंडों में गुजारा कर रहे हैं। आप खुद ही हिसाब लगाएं कि अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गरीब जो है अंडे भी ना खाए तो फिर क्या खाए। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी अंडे महंगे होने पर हुकूमत से नाराज दिखाई देते हैं। दुकानदारों ने भी अंडों की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पहले आता था कि लोग 50 रुपए के 4-5 अंडे ले जाते थे, अब वो अंडे से भी दूर चले गए हैं। अब वो सुबह की जो सस्ती प्रोटीन थी वो नहीं खा सकते। हुकूमत को चाहिए पे इस पर गौर करें जरा। अंडे जो है ना, ये अपोजिशन जमातों के हैं, ये अंडे इमरान खान के नहीं है, तो ये इसलिए ना, ये मुर्गी भी उनकी है, हमजा की, तो इसलिए ये महंगी है। तो ये सारे मामलात वो अपोजिशन जो है ना हुकूमत को चलने नहीं दे रही। अंडे लाहौरियों के नाश्ते का लाजमी जुज हैं, लेकिन महंगे होने की वजह से अवाम परेशान हो गई है और हुकूमत बेबस दिखाई देती है। सफेद अंडे अवाम के लिए स्याह हो गए। अब देखना ये है कि हुकूमत इन स्याह अंडों को अवाम के लिए सफेद कर पाएगी या नहीं। कैमरामैन हसन रजा के साथ अली तारिक, टीवी टुडे। देख लीजिए जनाब, अवाम बेहाल परेशान, महंगाई ने जो है वो एक आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। अंडे जो एक बहुत सस्ती चीज जो है वो थी कि जिससे प्रोटीन हासिल हो जाती थी, अवाम का भी यही कहना है कि अंडे बच्चे और बड़े सारे शौक से खाते हैं नाश्ते में, तो वो अंडे जो है वो अब आपकी पहुंच से बाहर हो चुके हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि अंडे जो है वो तो नहीं आप ले सकते, लेकिन जो है वो आराम से सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है कि अंडे और डंडों का कॉन्सेप्ट जो है वो मिक्स होके जो है वो रह गया है। बहरहाल इस अंडों की कीमतों में जो है वो कमी वाकया होनी चाहिए, ना सिर्फ अंडों की कीमतों में बल्कि और अशिया खुर्दनोश जो हैं जिनमें घी शामिल है, ऑयल शामिल है, दालें शामिल हैं, सब्जियां शामिल हैं, गोश्त शामिल है, तमाम चीजें ही इस वक्त जो है वो बढ़ चुकी हैं। और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जहां अवाम जो है वो उनके पास ना नौकरियां हैं, ना जो है वो काम करने के मामलात है, हालात है, ना ही जो है वो कोई अच्छी सैलरीज हैं, वहां पर इतनी महंगाई में एक आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया, मुश्किल हो गया। हमारी हुकूमत से भी अपील है
کہ خدا کے لیے, خدا کے واسطے آپ عوام پر رحم کیجئے اور عوام کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کیجئے اور کم سے کم انڈے تو سستے کر دیں, کچھ نہ سستے کریں تو جو ہے وہ ہمیں صبح ناشتہ تو کرنے دیں. 3-4 دن ہو گئے میں نے بھی انڈوں کا ناشتہ نہیں کیا, لیکن میں نے تو اس لیے نہیں کیا کہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا, لیکن آج اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے. تو پلیز آپ انڈوں پہ جو ہے وہ ذرا کانسنٹریٹ کریں اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہونی چاہیے تاکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنے گھر کا سرکل جو ہے وہ چلا سکے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کیسا لگا آج کا پروگرام میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. آپ کے خوبصورت اور اچھے کمنٹس, آپ کے فلاورز, آپ کے بھیجے گئے بیئرس میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں آپ لوگوں کا شکریہ ہی ادا کر سکتی ہوں, اس سے زیادہ تو کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں. اپنے فینس کا, اپنے فرینڈس کا اور دیکھنے والے تمام ناظرین کا جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پروگرام کو لائک کرتے ہیں. کل ایک اور نئے انداز سے, نئی صبح نئے آغاز کے ساتھ, 25 دسمبر کی تقریبات کے ساتھ, کچھ نئے پیکیجز کے ساتھ, کرسمس کے حوالے سے اور قائد اعظم ڈے کے حوالے سے اسپیشل پروگرام کے ساتھ, اسپیشل جو ہے وہ کچھ ہم ایٹماسفیئر کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ کل ملاقات کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہم کچھ اچھا کیا کریں اور اپنی تمام اقلیتی برادری جو ہے ان کو ہم کرسمس کی مبارکباد جو ہے وہ ان ایڈوانس دیتے ہیں ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے. انشاءاللہ کل ان کے لیے جو ہے وہ اچھا سا شو بھی کریں گے. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.